माय 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हो. सो लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 6. बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, हमारे 3 फेमस इंस्ट्रक्शंस. सबसे पहले स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, लेटना नहीं है, हाथ में कॉपी पेन रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी हम उसे लिखेंगे. नंबर 2, जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आपको बिना हेजिटेशन के पूछना है. और नंबर 3, जब तक पलक मैडम पढ़ा रही है तब तक हमको भी पढ़ना है, उठना नहीं है. सो लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेक्चर. सबसे पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है. दैट इज टीथ, आपके दांत. उसके बाद छुपा रुस्तम डोज 3, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं सुन लो. छुपा रुस्तम डोज में आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिलने वाला है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो यूं तो हमको नहीं दिखते हैं मगर वो बोर्ड एग्जाम्स में बूम आ जाते हैं. तो वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो सब आपको कहाँ मिल जाएगा? छुपा रुस्तम डोज 3, यानी कि डोज 1 डोज 2 बच्चे खा चुके हैं. तो आप भी जाओ, पुराने लेक्चर देखो, वो डोज खाओ. उसके बाद में हम देखने वाले हैं टंग. टंग के बाद हम करने वाले हैं टेस्टपलूजा, यानी कि जो भी हम पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे उसके बेसिस में एंड में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि हमने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है. तो बिना देर करे हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैं दांत की बात करूं तो आप बेसिक चीज तो जानते हो कि हमारे पास कितने सेट्स ऑफ टीथ होते हैं. 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं. कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है दैट इज मिल्क टीथ. क्या होता है बेटा? मिल्क टीथ. जब हम छोटे होते हैं 5-6 साल तक. फिर उसके बाद में हमारे कौन से दांत आ जाते हैं? दैट इज परमानेंट सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं. ओके, तो अब टीथ और टूथ, क्या इन दोनों में कुछ अंतर है? नहीं. जो टीथ होता है वो दांत होता है और जो टूथ होता है वो भी दांत होता है. मैडम हमको तो कुछ अंतर ही नहीं पता है. अरे टीथ मतलब होता है प्लूरल और टूथ मतलब होता है सिंगुलर. ये क्या है? बहुवचन. ये क्या है? एक वचन. तो याद रखेंगे टीथ और टूथ के बीच में डिफरेंस. और हमारे जो दांत होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं. एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ. जब हम छोटे होते हैं तो सबसे पहले हमारे जो दांत आते हैं उसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं. फिर जब वो टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, उनकी बाद में जो नए दांत आते हैं वो परमानेंट होते हैं. वो टूट जाते हैं तो फिर कोई दांत नया नहीं आता. उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट ऑफ टीथ. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले तो टीथ की थोड़ी सी तारीफ कर लो कि दे हेल्प इन च्यूइंग. हाँ जी, खाने को च्यू करने में वो हमको हेल्प करते हैं. मैस्टिकेटिंग द फूड. नाउ व्हाट इज दिस मैस्टिकेटिंग द फूड? ध्यान से सुनिएगा बेटा. जब हम खाना खाते हैं, जब हम च्यू करते हैं तो हमारे माउथ में क्या रिलीज होता है? पानी नहीं, सलाइवा. हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था. कौन रिलीज करते हैं सलाइवा? सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं. कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स थे? 3 सलाइवरी ग्लैंड्स थे. इधर था लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड का पेयर, व्हिच वाज, बोलो, पैरोटिड ग्लैंड. फिर यहाँ पे जॉ बोन जो थी उसके एंगल पे यहाँ पे जो 2 हमारे पास पेयर ऑफ ग्लैंड्स थे, दे वर सबमैंडिबुलर ग्लैंड. और यहाँ पे टंग के नीचे जो प्रेजेंट था वो सबलिंगुअल ग्लैंड. तो वो सारे सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? सलाइवा. तो जब हम खाना च्यू करते हैं ना तो वो सलाइवा भी रिलीज होता है और हमारी जो टंग है, जो टीथ है, वो मिलकर उस खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैस्टिकेटिंग द फूड. तो मैस्टिकेटिंग समझ में आया? मिक्सिंग ऑफ फूड एंड सलाइवा, ताकि खाना कैसा हो जाए? मॉइस्ट हो जाए और आसानी से हम उसको क्या कर सके? स्वैलो कर सके. ठीक है, तो टीथ किसमें हेल्प करते हैं? च्यूइंग में. और मैस्टिकेटिंग, दैट मींस मिक्सिंग ऑफ फूड एंड सलाइवा. फिर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ. हमने पढ़ा है. टीथ्स मत बोल देना, टीथ्स कुछ नहीं होता, टीथ ही होता है प्लूरल. ओके, तो हमारे पास 2 सेट्स ऑफ टीथ है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ का दूसरा नाम क्या है? टेम्पररी टीथ. मतलब कि कुछ समय के लिए प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद नहीं होते. परमानेंट टीथ मतलब एडल्ट टीथ. जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे पास जो दांत आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं. अच्छा, मिल्क टीथ टोटल कितने होते हैं? कभी सोचा है तुमने? दैट इज 20. और जो परमानेंट सेट ऑफ टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32.
32। आगे, अच्छा, और आगे बढ़ने के पहले मुझे इतना बता दो कि हमारे जो दांत होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? हमारे पास कितने तरह के दांत होते हैं? हमारे पास 4 तरह के दांत होते हैं। और वो 4 तरह के दांत कौन से हैं? सबसे पहले होता है इंसिजर्स, फिर है कैनाइन्स, फिर है प्रीमोलार्स, फिर है मोलार्स। ये सब हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, मगर हम भूल गए। कोई बात नहीं, पलक मैडम है, फिर से पढ़ा देगी। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। वो क्या है? इंसिजर, देखो स्पेलिंग गलती नहीं करना, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इंसिजर्स काय के लिए काम में आता है? फॉर कटिंग। कैनाइन काय के लिए काम में आता है? फॉर टियरिंग। जो मीट खाते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, उनके कैनाइन्स बहुत शार्प होते हैं। देन प्रीमोलार एंड मोलार्स आर स्पेशली यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। ओके, ग्राइंडिंग। तो अब मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में ये इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स और मोलार्स कितने होते हैं? पहले वो नंबर हम देख लें, लेकिन उसके पहले हम याद कर लें, नहीं तो हम भूल जाएंगे। कैसे याद करते हैं? 5 बार। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है, मैं आपको बता दूं, हम लोग ऐसे ही याद करते हैं, बिना हंसे, बिना शर्माए, 5-5 बार जोर से बोलेंगे, हमको याद हो जाएगा। लेक्चर के बाद बैठ के हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है वो? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। इंसिजर्स, कैनाइन्स, premolars, molars. Incisors, canines, premolars, molars. Incisors, canines, premolars, molars. Incisors, canines, premolars, molars. याद हो गए? बहुत अच्छी बात है। चलो देख लो भैया, मिल्क टीथ में इंसिजर कितने होते हैं? 8। फिर जब वो टूट जाते हैं और वापस से आते हैं तो वो परमानेंट टीथ के रूप में आते हैं। कितने? 8। 8 गए तो 8 ही आएंगे ना। फिर कैनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं। जब वो टूट जाएंगे, झड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, फिर वो वापस से रिबॉर्न होंगे किस फॉर्म में? परमानेंट टीथ में। वो भी कितने आएंगे? 4 ही आएंगे। प्रीमोलार्स मिल्क टीथ में होते ही नहीं है, ठीक है। और परमानेंट टीथ में प्रीमोलार कितने होते हैं? 8 होते हैं। देख लो, आपके सामने लिखा है। फिर मोलार्स जो होते हैं मिल्क टीथ में, 8 होते हैं और परमानेंट टीथ में 12 हो जाते हैं। मतलब ये 8 इस 12 में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब पहले 8 और एक्स्ट्रा 2-4 दांत और आ जाते हैं तो 12 हो जाता है। ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ जो आपकी क्लास में किसी और बच्चे को पता ही नहीं होगी, तो ध्यान से सुनना। ये जो मिल्क टीथ के आपके मोलार्स है, कितने हैं? 8 है। जब वो झड़ जाते हैं तो वो परमानेंट टीथ के प्रीमोलार्स के फॉर्म में वापस से जन्म लेते हैं, ठीक है, समझ आया। और ये जो मोलार्स है परमानेंट टीथ के 12, ये पूरी तरह से नए हैं। ये पहले कभी नहीं आए थे। इन्होंने लाइफ में सिर्फ एक बार जन्म लिया है, वो भी परमानेंट टीथ में, मोलार्स के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 और तरह के दांत आ गए। एक तो वो दांत जो एक बार पहले आए मिल्क टीथ के फॉर्म में, फिर झड़ गए और वापस से रिबॉर्न हुए परमानेंट टीथ के फॉर्म में, ठीक है। मतलब 2 बार जन्म लिया। देखो, इंसिजर्स जो है मिल्क टीथ वाले 8, उन्होंने वापस से जन्म लिया एज परमानेंट टीथ। फिर आपके जो कैनाइन्स है मिल्क टीथ वाले 4, वो वापस से ग्रो कर गए एज 4 परमानेंट टीथ। फिर प्रीमोलार्स जो थे वो तो मिल्क टीथ में थे ही नहीं, लेकिन मोलार्स ऑफ मिल्क टीथ 8 जो थे वो वापस से रीग्रो कैसे कर गए? 8 परमानेंट टीथ के फॉर्म में। 8 4 8 कितना हो गया? कितना हो गया? 20। मतलब ये जो आपके 20 दांत है, इन्होंने कितनी बार जन्म लिया? इन्होंने 2 बार जन्म लिया एक ही इंसान की लाइफ में। ऐसे दांत को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। क्या बोलते हैं? डाइफायोडोंट। आपके अच्छे से लिख देती हूं, डाइफायोडोंट। जिन्होंने लाइफ में, एक ही इंसान की लाइफ में कितनी बार जन्म लिया? 2 बार। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मोलार्स के जो मिल्क टीथ के 8 मोलार्स हैं, वो परमानेंट टीथ के 8 प्रीमोलार्स के फॉर्म में वापस आए हैं। तो अब बचे हुए ये जो 12 दांत हैं, ये तो बेचारे सिर्फ एक ही बार ग्रो करे थे। एक इंसान की लाइफ में ये 12 दांत, 12 मोलार्स परमानेंट टीथ के फॉर्म में केवल एक बार ही आए हैं। तो इस तरह के दांत को हम बोलते हैं एक बार आए हैं तो मोनोफायोडोंट।
डोंट। याद रखेंगे क्या? दो टर्म्स हमारे पास में आ गए हैं, डाई फायो डोंट। पहले तो 5 बार बोल दो, वापस से बता दूंगी। डाई फायो डोंट, डाई फायो डोंट, डाई फायो डोंट, डाई फायो डोंट, डाई फायो डोंट। जो एक ही इंसान की लाइफ में दांत 2 बार ग्रो करते हैं उनको डाई फायो डोंट बोलते हैं, जिसमें कि मिल्क टीथ के जो इंसिजर्स हैं वो परमानेंट टीथ के इंसिजर्स बन जाते हैं, मिल्क टीथ के कैनाइंस परमानेंट टीथ के कैनाइंस बन जाते हैं, मिल्क टीथ के मोलार्स परमानेंट टीथ के प्रीमोलार बन जाते हैं, याद रखिएगा। और परमानेंट टीथ के जो 12 मोलार्स हैं वो सिर्फ एक बार ही जन्म लेते हैं एक इंसान के जीवन में। ऐसे दांतों को हम बोलते हैं मोनो, यानी कि 1 मोनोफायोडोंट, 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 मोनोफायोडोंट। इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो फाइनली हम लोग आ गए हैं हमारे दांत के स्ट्रक्चर पर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। एक है इसीलिए टूथ है। ओके, देखो अब ये पूरा जो दांत का स्ट्रक्चर है आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इसके कितने पार्ट से ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। जो दांत हमको ऊपर से दिखते हैं ना हमारे, वो सारा जो ऊपर से दिखने वाला पार्ट होता है दांत का, उनको हम क्या बोल देते हैं? क्राउन। फिर ये वाला जो पार्ट होता है जहां से हमारी गम लाइन चालू होती है, जो हमारे मसूड़े होते हैं, जो हमारी गम लाइन जहां से चालू होती है, वो पतला सा वो वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं नेक। ओके, और बचा हुआ जो दांत का पोर्शन है जो हमें नहीं दिखता है, वो अंदर बोन्स में फिक्स्ड होता है, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज रूट। सो आवर टूथ हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो बाहर से हमें दिखता है दैट इज क्राउन, एक पतला सा नैरो पार्ट नेक, जहां से हमारे दांत की गम लाइन चालू हो जाती है, और उसके नीचे का पार्ट जो हमें नहीं दिखता है, जो हमारी बोन के अंदर फिक्स्ड होता है यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं रूट। किसके अंदर फिक्स्ड होता है? ये हमारी जॉ बोन है ना, इस जॉ बोन के अंदर बहुत सारे सॉकेट्स है। लेट्स से दिस इज अ सॉकेट, इस सॉकेट में एक दांत, फिर उसके पास एक और सॉकेट, उस सॉकेट में एक और दांत फिक्स्ड, ऐसे बहुत सारे सॉकेट्स बने हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं बोनी सॉकेट्स। उसके अंदर कौन फिक्स्ड होता है? हमारे दांत फिक्स्ड होते हैं। दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टूथ इज कॉल्ड एज रूट। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो क्राउन है, क्राउन के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये जो बाहर ये वाला पार्ट है जो हमें दिखता है व्हाइट कलर का, वैसे तो व्हाइट होना चाहिए लेकिन हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो वो बिल्कुल येलो हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपका व्हाइट कलर का पार्ट होता है दांत का, इसको हम बोलते हैं एनामल। क्या बोलते हैं? एनामल। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द हार्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये करोड़ नहीं हो सकता, ये खराब नहीं हो सकता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एनामल के जस्ट नीचे जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं इसको हम? डेंटाइन। ये भी बहुत टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होता है, मगर एनामल से थोड़ा सा कम। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एनामल। उससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग क्या होगा? डेंटाइन। मगर डेंटाइन भी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अच्छा, डेंटाइन और एनामल ये किसके पार्ट्स हो गए? आपके क्राउन के। फिर यहाँ पे हमको एक और पार्ट दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? पल्प कैविटी। ये जो पल्प कैविटी है, यहाँ से ये जो पूरा पल्प कैविटी आपको दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर ये हमको कुछ ऐसे ब्रांचेस दिख रही हैं, रेड कलर की, येलो कलर की, ब्लू कलर की, ये सब हमको दिख रही है। ये सब क्या होता है? तो इसमें 3 चीजें होती हैं बेटा, और वो 3 चीजें क्या होती है मैं आपके लिए अभी लिख देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी आर्टरीज, रेड वाली, फिर प्रेजेंट होती है वेन्स, एंड देन यू ऑल्सो हैव सम नर्व्स। ओके, तो ये प्रेजेंट होता है पल्प कैविटी के अंदर 3 चीजें। कौन सी? आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स। बोलेंगे आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? पल्प कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया हमको। अब ये जो हमारा पूरा टूथ है, ये हमारे बोनी सॉकेट के अंदर फिक्स्ड है, ऐसे ही उसको रख दिया है।
लेकिन उसको चिपकाना भी तो पड़ेगा, नहीं तो वो कभी भी निकल के बाहर आ जाएगा। ये जो ऊपर हमारे सॉकेट्स उसमें दांत ऐसे जोड़ रखे तो वो नीचे गिर भी तो सकते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिक्स करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये हमारे दांत को इस बोनी सॉकेट के अंदर फिक्स करके चिपका के रखता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीमेंटम। क्या बोलते हैं, सीमेंटम। क्या होता है सीमेंट, हम लोग देखते हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती है उसमें ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए सीमेंट यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे भी क्या है, भगवान ने हमको सीमेंट दे रखा है। किस नाम से, सीमेंटम के नाम से, जो हमारे दांत के रूट वाले पोर्शन को किसके अंदर फिक्स करके रख चुका है, बोनी सॉकेट के अंदर फिक्स करके रख दिया है। सो दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर टूथ। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ एंड देन यू विल प्रोसीड। तो हमारे दांत के पास कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। कौन से पार्ट्स है, सबसे पहले है क्राउन, फिर यहाँ पे है नेक जहां से गम लाइन चालू हो जाती है, और बचा हुआ वो दांत का हिस्सा जो हमें नहीं दिखता है वो होता है रूट, जो अंदर बोनी सॉकेट में फिक्स्ड होता है। क्राउन के पास सबसे बाहर एक हार्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है which is enamel. Enamel के just नीचे below enamel a less strong substance is present which is called as dentine. उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ये pulp cavity जिसके अंदर 3 चीजें गुजरती हैं, arteries, veins, nerves। और ये जो हमारा पूरा टूथ है, इसका जो रूट पोर्शन है उसको इस बोनी सॉकेट के अंदर चिपका के रखा है। किसने चिपका के रखा है, सीमेंटम ने चिपका के रखा है। समझ में आ गया, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए एंड देन वी विल प्रोसीड। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जो हमने अभी पढ़ा है उसको यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, चलो पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। ईच टूथ हैज 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक, रूट। क्राउन में क्या है, इट इज द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ, जो हमको बाहर दिखता है अबव द गम्स, हमारे मसूड़ों के ऊपर जो हमें दिखता है उसे हम क्या बोल देते हैं, क्राउन। नेक्स्ट, इट इज कवर्ड विद द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी called as enamel। मैंने अभी आपको बता दिया, enamel के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द enamel which can decay। ये क्या होता है मैडम, ये तो आपने बताया नहीं, अभी बताऊंगी, रुक जाओ। अब देखो नेक क्या है, इट इज द नैरो पोर्शन, पतला सा पोर्शन है, कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द गम लाइन, जहां से हमारे गम्स चालू होते हैं बनना। फिर जो रूट है, रूट में क्या, इट इज एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब जड़ा हुआ, फिक्स्ड होना, कहाँ पे, इन द जॉ बोन, या फिर आप इसको बोल सकते हो बोनी सॉकेट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इट हैज पल्प कैविटी, मैंने आपको बताया था पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है, पल्प कैविटी के अंदर होता है सेंसरी सेल्स यानी कि नर्व्स, सेंसरी सेल्स, नर्व फाइबर्स, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स कौन से हैं, आर्टरीज हैं और वेन्स हैं। आगे बढ़ते हैं, सीमेंटम हमने अभी पढ़ा, दैट इज प्रेजेंट अराउंड द रूट, किसके लिए, टू होल्ड द टूथ इन द जॉ बोन सॉकेट, उसको फिक्स करके रखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ओह गॉड दिस इज लुकिंग सो डर्टी, मगर ये क्या है ध्यान से समझेंगे। अब ये है हेल्दी दांत, ये सब हेल्दी दांत है, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो गया, डर्ट जमा हो गया। कैसे जमा हो गया, चलो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग दिन में कितनी सारी चीजें खाते हैं, आप सोचो कि आप एक कॉपी और पेन में सिर्फ लिखना चालू करो कि हम सुबह उठे हैं और रात को सोने के पहले हम लोगों ने क्या क्या खा लिया है। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम लंच करते हैं, फिर हम डिनर करते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके आगे पीछे जो हम अटरम शटरम खा लेते हैं, जो कचरा खा लेते हैं, कभी चॉकलेट खा लिया, इंदौरी है तो सेव तो हम ऐसे चलते फिरते खा लेते हैं, कुछ भी हम, कभी बर्गर खा लिया, कभी पिज्जा खा लिया, कभी फ्रेंच फ्राइज खा लिया, कभी मिठाई खा ली, कभी चॉकलेट खा लिया, कितना कुछ हम खाते रहते हैं। तो क्या हम हर चीज खाने के बाद में अपने दांतों को साफ करते हैं, क्या हम ब्रश करते हैं, नहीं, वी डू नॉट ब्रश एवरी टाइम, वी जस्ट ब्रश ट्वाइस अ डे, एक सुबह उठ के कर लेते हैं, एक रात को कर लेते हैं, उसके अलावा तो हम ब्रश नहीं करते, दिन भर बस हम खाते रहते। तो आप अगर दिन भर खाओगे और उसके बाद गार्गल भी नहीं करोगे, गार्गल मतलब पानी से अपने माउथ को
वॉश नहीं करोगे तो क्या होगा, जो खाने के पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपके दांतों के बीच में जाके फंस जाते हैं। अब वो जो पार्टिकल्स है खाने के जो आपके दांतों के बीच में जाके फंस गए हैं, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, हम अपना माउथ ओपन करते हैं बोलने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, कितनी सारी चीजों के लिए। जब हम अपना माउथ जैसे ही ओपन करेंगे ना तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया सीधा कहाँ एंट्री मार लेते हैं, हमारे माउथ के अंदर। और हमारे माउथ के अंदर जो दांत है उनके बीच में क्या फंसे हुए हैं, उनके बीच में फंसे हुए हैं छोटे 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 खाने के पार्टिकल्स। अब वो जो खाने के पार्टिकल्स है वो बैक्टीरिया के लिए क्या है, हलवा है। वो बैक्टीरिया उस खाने के ऊपर जाएगा, दांतों के बीच में जो फंसे हैं, और उस पे एक्शन करेगा और उससे बना लेगा ढेर सारा एसिड। क्या बनाएगा, एसिड। ये बैक्टीरिया का नेचर होता है कि हमारे दांतों के बीच में जो खाना फंसा है, जब उसके कांटेक्ट में बैक्टीरिया आता है तो वो बैक्टीरिया उस खाने के ऊपर एक्ट करता है और क्या बनाता है, एसिड बनाता है। अब वो एसिड इतना खतरनाक होता है, मैं आपको बता देती हूँ वो एसिड क्या करता है। देखो ये सारा डेकोरेशन हटा दूं क्या मैं पहले तुम लोगों के लिए, ताकि तुमको थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा सकूं। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे खाना था और यहीं पे आपका बैक्टीरिया भी आ गया। ओके, अब इधर इसने बना लिया बहुत सारा एसिड। क्या बना लिया, एसिड। अब वो एसिड जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो इस एनामल को क्या कर देगा, करोड कर देगा। अभी तो आपने बोला था मैडम कि एनामल इतना हार्ड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो डैमेज ही नहीं हो सकता, लेकिन ये जो एसिड है ना ये उससे भी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या करेगा, वो एनामल को यहां से खराब कर देगा। अब एनामल के अंदर कौन बैठा है, डेंटाइन। तो फिर वो जो एसिड है वो यहाँ से रास्ता बना बना के कहां तक पहुंचेगा, डेंटाइन तक पहुंचेगा। फिर वो डेंटाइन को भी क्या करेगा, करोड करेगा, डैमेज करेगा। करते 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 एसिड कहां पहुंच गया, पल्प कैविटी तक पहुंच गया। ये देख लो कहां तक पहुंच गया, पल्प कैविटी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक रास्ता बन गया है, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया इतना स्मार्ट है, पहले उसने बनाया एसिड, एसिड ने एनामल को करोड करा, एनामल के बाद में डेंटाइन को करोड करा और पूरा यहाँ से रास्ता बना लिया। अब बड़े आराम से जो बैक्टीरिया है वो यहाँ से जाते 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 अंदर कहाँ पहुंच जाएगा, पल्प कैविटी में पहुंच जाएगा। और जब वो बैक्टीरिया इस पल्प कैविटी के अंदर आएगा तो वो कॉज कर देगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद कॉज करेगा इन्फ्लेमेशन। मैं पहले बता चुकी हूँ, इन्फ्लेमेशन मतलब होता है सूजन, स्वेलिंग। ओके, तो फिर हमको अरे दर्द हो रहा है, कुछ गर्म खा लिया, कुछ ठंडा खा लिया, कुछ खट्टा खा लिया, तो हमको क्या होता है, एकदम दर्द होता है। क्यों, क्योंकि पहले जो हमने पाप करे थे उसका भुगतान चल रहा है। इसके लिए जब भी कुछ खाओ तो ब्रश नहीं करना है तो कम से कम गार्गल तो कर लो, ताकि जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं खाने के वो दांतों के बीच में अगर फंस जाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया ना आए। वो माइक्रो पार्टिकल्स नहीं फंसना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कितना भी साफ कर लें थोड़े बहुत पार्टिकल्स तो फंस जाते हैं। फिर क्या करें मैडम, फिर तो बैक्टीरिया आएगा, फिर तो वो एनामल खराब करेगा, डेंटाइन खराब करेगा, पल्प कैविटी तक जाएगा, हमको इन्फेक्शन देगा, हमको इन्फ्लेमेशन देगा। तो बेटा इसके लिए एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो होता है सलाइवा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो सलाइवा होता है उसका पीएच कितना होता है, सलाइवा का पीएच होता है 6.8। कितना होता है, 6.8। तो बैक्टीरिया ने क्या बनाया था, इधर एसिड बनाया था। अब वो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर देगा, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा सलाइवा। तो जैसे ही एसिड बना, सलाइवा ने क्या करा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो हमारा एनामल खराब नहीं हुआ। एनामल खराब नहीं हुआ तो डेंटाइन खराब नहीं हुआ, डेंटाइन खराब नहीं हुआ तो पल्प कैविटी में क्या नहीं हुआ, इन्फेक्शन नहीं हुआ और इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने हमारे दांतों का ध्यान नहीं रखा, अगर हमने हमारे दांतों को साफ नहीं करा, तो ये जो यहाँ पे खाना है और बैक्टीरिया है वो जमा होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। और जब बहुत सारा फूड और बैक्टीरिया के मासेस यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे तो वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर चिपक जाएंगे हमारे दांतों से, फिर हम उसको निकाल भी नहीं पाएंगे। फिर हम बहुत जोर से भी अगर ब्रश करेंगे या हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे तो वो निकलेगा नहीं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा। तो जब आपका खाना और बैक्टीरिया यहाँ पे दांतों के बीच में फंस जाता है और एक पूरी की पूरी हार्ड लेयर बना लेता है, उसको हम बोलते हैं डेंटल
प्लाक, क्या बोलते हैं? डेंटल प्लाक। ये हमने एक नया वर्ड पढ़ लिया, क्या बोलते हैं इसको हम? डेंटल प्लाक। नया वर्ड है, 5 बार बोलेंगे बेटा जी, डेंटल प्लाक, डेंटल प्लाक, डेंटल प्लाक, डेंटल प्लाक, डेंटल प्लाक। क्या होता है डेंटल प्लाक? The hard masses, hard मतलब कड़क masses of food and bacteria present between our teeth, जिसको हम नहीं निकाल पाते हैं नॉर्मल ब्रशिंग से, उसको बोलते हैं डेंटल प्लाक। फिर ये जो सलाइवा है ना, वो उस डेंटल प्लाक को क्रॉस नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया एसिड बनाता जाएगा। एसिड जाएगा एनामल के पास, उसको खराब करेगा, डेंटाइन के पास, उसको खराब करेगा, और फिर तो हमारी पल्प कैविटी की बैंड बज जाएगी। ठीक है, तो डेंटल प्लाक मत बनने देना। डेंटल प्लाक बन गया तो सलाइवा अपने भले ही 6.8 पीएच रखता है, मगर वो फिर एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। कौन से एसिड को? जो बैक्टीरिया ने बनाया था। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, वो जो 2 बैक्टीरिया हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, उनके नाम हम लोग याद कर लेते हैं, क्योंकि इतना जब वो तबाही मचा रहे हमारे दांतों की, तो हमको उनका नाम याद करना पड़ेगा उनसे बचने के लिए। लैक्टो बैसिलस एसिडोफिलस। बाप रे, क्या बोल दिया मैडम आपने, कोई बात नहीं यार, याद कर लेंगे। लैक्टोबैसिलस, बोलो, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये हो गया हमारा फर्स्ट बैक्टीरिया। दूसरे बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। फिर से कौन डेंजरस नाम याद कर लेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। बोलो, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। याद हो गए, दोनों बैक्टीरिया के नाम याद हो गए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये 2 बैक्टीरिया है जो सबसे ज्यादा क्या बना सकते हैं? डेंटल प्लाक बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हमने जो भी पढ़ा है, इसी टूथ डीके को हम क्या बोलते हैं? ये देखो, ये क्या है? ये इतना हार्ड है कि इसको अब हम यहाँ से हटा नहीं सकते हैं। सो दिस इज नाउ कॉल्ड एज डेंटल प्लाक। क्या बोल सकते हैं इसको हम? डेंटल प्लाक। फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, एक अच्छे से प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ेगा, क्लीनिंग करवाना पड़ेगी। तो आप ये सब होने ही मत दो। आप कुछ भी खाते हो तो क्या कर लो, उसके बाद गार्गल कर लो, तो ये सब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अभी हमने जो पढ़ा उसको इंग्लिश में देख लेते हैं। टूथ डीके, दांतों का सड़ना, इसी का दूसरा नाम होता है डेंटल कैरीज। क्या नाम होता है? डेंटल कैरीज। क्या होता है इसमें? When we don't gargle, जब हम gargle नहीं करते, and when we do not clean our teeth after eating food, तो क्या होता है? Masses of bacterial cells and food particles. बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल का जो मास होता है, it stick to the teeth. किस पे चिपक जाते हैं? दांत पे चिपक जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेंटल प्लाक बोलते हैं। These बैक्टीरिया, अब डेंटल प्लाक के अंदर बड़े मजे से ये जो बैक्टीरिया है किस पे काम करेंगे? शुगर्स पे। शुगर मतलब वो फूड पार्टिकल जो हमारे दांतों के बीच में फंसा हुआ है। These बैक्टीरिया act on sugars and produce acid। क्या बनाएंगे? एसिड। अब वो एसिड क्या करने वाला है आपको पता ही है। दिस एसिड सॉफ्टन्स, पहले तो सॉफ्ट करेगा किसको? एनामल को। सॉफ्ट करने के बाद क्या करेगा? डीमिनरलाइजेस। वो बहुत सारे मिनरल से बना है, कैल्शियम से बना है, पोटेशियम से बना है, फास्फोरस से बना है, तो क्या होगा? वो सब क्या हो जाएगा? डीमिनरलाइज हो जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है वो हमारे दांत से, एनामल से हटने लगेंगे, निकलने लगेंगे, तो हमारा दांत स्ट्रॉन्ग रहेगा क्या? नहीं। दिस एसिड सॉफ्टन्स एंड डीमिनरलाइजेस द एनामल, एंड एनामल के बाद किसको? डेंटाइन को भी ये सॉफ्ट कर देगा, डेंटाइन को भी डीमिनरलाइज कर देगा। एज अ रिजल्ट बैक्टीरिया इन्वेड मतलब अब अंदर चले जाते हैं। कहाँ पे? पल्प कैविटी में चले जाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा? इन्फेक्शन होगा।
इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। और वो बैक्टीरिया के नाम तो आपने याद ही कर लिए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। इसके लिए ये सब ना हो तो हमको क्या करना है, ये बच्ची आपको बता रही है, रोज अपने दांतों को साफ करो। ओके छुपा रुस्तम, बहुत बढ़िया, आ गया छुपा रुस्तम डोज 3। सबसे पहले द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन द जॉ बोन इज कॉल्ड एज डेंटिशन। हमारे जो दांत है वो हमारी जॉ बोन पे किस तरह से अरेंज्ड है, फिक्स्ड है, उसे हम बोलते हैं डेंटिशन। क्या बोलते हैं उसको हम? डेंटिशन। नया वर्ड है, 5 बार बोलेंगे, डेंटिशन 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 डेंटिशन। ओके आगे बढ़ते हैं। हेटेरोडोंट, सी हेटेरो मतलब यहाँ पे होता है अलग अलग टाइप्स। जब हमारे पास अलग अलग टाइप के दांत प्रेजेंट होते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोडोंट। तो हमारे पास तो है ना 4 तरह के दांत प्रेजेंट है ना हमारे पास, कौन से? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट, हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। वेरी इजी। थेकोडोंट, थेकोडोंट क्या होता है? जब हमारे दांत बोनी सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं सीमेंटम की मदद से, उसी को हम क्या बोलते हैं? थेकोडोंट। पढ़ लो, टीथ हैविंग वेल डेवलप्ड रूट्स, बहुत अच्छी सी रूट्स है जो एम्बेडेड है, जड़ी हुई है, फिक्स्ड है, कहां पे? डीप बोनी सॉकेट्स में। हमारे ऐसे बोनी सॉकेट्स होते हैं और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका? ये दांत फिक्स्ड रहता है। ओके तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डीप बोनी सॉकेट्स। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज थेकोडोंट। नेक्स्ट डाइफायोडोंट, हमने पढ़ लिया है स्टार्टिंग में, वो दांत जो एक इंसान के जीवन में 2 बार ग्रो करते हैं, पहले तो मिल्क टीथ के रूप में और फिर परमानेंट टीथ के रूप में, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डाइफायोडोंट। कितने थे? टोटल 20 दांत थे जो कि एक ही इंसान के जीवन में 2 बार जन्म ले रहे थे। 8 इंसिजर्स थे, 4 कैनाइन्स थे और 8 मोलार्स थे मिल्क टीथ के, जो परमानेंट टीथ में वापस से ग्रो कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, पढ़ लो क्या लिखा है? डाइफायोडोंट, टीथ दैट ग्रो ट्वाइस इन लाइफ। कितने हैं टोटल? 20 है, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे देख लेते हैं। मोनोफायोडोंट, टीथ दैट ग्रो ओनली वंस इन लाइफ। मैंने बोला था कि जो परमानेंट सेट ऑफ टीथ में मोलार्स आते हैं वो टोटल 12 होते हैं और वो जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आते हैं, इसीलिए हमने उनको क्या बोल दिया है? मोनोफायोडोंट। और एक लाइन जो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं इस लेक्चर में, वो क्या है? मोलार्स ऑफ मिल्क टीथ। कितने थे? 8 थे। दे रीग्रो एज प्रीमोलार्स ऑफ परमानेंट टीथ। दे रीग्रो एज प्रीमोलार्स ऑफ परमानेंट टीथ, हम पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है डेंटल फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज दिस डेंटल फॉर्मूला? अभी आप लोगों को इस पिक्चर से सब क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? ओके देखो, ये है अपर जॉ और ये है लोअर जॉ। ये क्या है? अपर जॉ और ये क्या है? लोअर जॉ। अब देखना यहाँ पे होता क्या है, हमने इस पूरे जॉ को, अपर जॉ को और लोअर जॉ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो हमने इसको यहां से ऐसे डिवाइड करा और दूसरा, ठीक है, एक तो हमने इसको यहां से ऐसे डिवाइड कर दिया और हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितने भाग बन गए? ध्यान से सुनना। 1 2 3 4। तो इन्हें हम बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ टीथ। क्या बोलते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ टीथ। अब यहां पे ये जो हमारा एक क्वाड्रेंट है, बाकी के तीनों क्वाड्रेंट बिल्कुल इसकी तरह है, या ये क्वाड्रेंट है, बाकी के तीनों इसके जैसे, मतलब सारे क्वाड्रेंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। अब इसमें से हमको निकालना है डेंटल फॉर्मूला। ध्यान से सुनेंगे क्या? पहले तो ये दोनों जो दांत होते हैं, ये क्या होते हैं? ये इंसिजर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, अच्छे से लिख देती हूँ आपके लिए, इसको हम बोलते हैं इंसिजर्स। ठीक है, ये दोनों दांत। फिर ये वाला जो एक दांत है, ये एक ही है सिर्फ, इसको हम बोलते हैं
कैनाइन, क्या बोल देते हैं, कैनाइन। फिर इसके बाद में ये जो दो दांत हैं इनको हम बोलते हैं प्रीमोलार्स, क्या बोलते हैं, प्रीमोलार्स। और ये जो आपके तीन दांत हैं फाइनली, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मोलार्स, क्या बोलते हैं, मोलार्स। इंसिजर्स कितने हैं, यहां पे मैंने लिख दिया 2, कैनाइन कितना है 1, प्रीमोलार्स कितने हैं 2 और मोलार्स कितने हैं 3। 2 1 2 3, यहां पे 2 1 2 3 है, तो यहां पे भी क्या होगा, 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. इधर भी चेक कर लो, 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. सब जगह हमको यही 2 1 2 3 मिल रहा है, तो अपर जॉ को हम क्या लिख देंगे, 2 1 2 3 बाय नीचे लोअर जॉ में क्या मिल रहा है, 2 1 2 3। तो ये हो गया आपका डेंटल फॉर्मूला फॉर एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। समझ में आया, जो ऊपर लिखा है वो अपर जॉ की बात हो रही है, एक तो ये 2 1 2 3 है, ये भी 2 1 2 3 है, तो हमने यहाँ पे 2 1 2 3 लिख दिया। अब लोअर जॉ में जो ये क्वाड्रेंट है वही ये वाला क्वाड्रेंट होगा, वो भी क्या है 2 1 2 3। अब इससे आप टोटल नंबर ऑफ टीथ भी निकाल सकते हो, कैसे, ये 2 है प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो गया, कितना हो गया 8। मतलब कि इधर 8 दांत हैं इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में भी कितने होंगे, 8 दांत होंगे। तो अब 8 और 8 कितने हो गए 16, ये लिख दिया मैंने। अब ये देखना यहाँ पे 2 1 2 3 नीचे वाला, ओके, तो 2 + 1 + 2 + 3 अगेन कितना हुआ 8, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 8। अब यहाँ 8 है तो यहाँ भी क्या होगा 8, तो 8 + 8 यहाँ कितना हो गया 16, तो 16 + 16 टोटल कितना हो गया 32। और यही होता है एक एडल्ट परमानेंट टीथ का टोटल नंबर, ठीक है, विच इज 32। तो डेंटल फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3, ठीक है। आगे बढ़ जाए क्या हम, चलो अगला स्लाइड देखते हैं बेटा। अब क्या पढ़ना है, टंग। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टंग। क्या होता है बेटा, ये जो टंग होता है सबसे पहले किससे बना हुआ होता है, मसल से बना हुआ होता है, तो हम इसको बोलते हैं इट इज अ मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन। व्हाई डू वी कॉल इट अ सेंसरी, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ सेंस कर सकते हैं। क्या सेंस कर सकते हैं टंग से हम, टेस्ट। तो टेस्ट का जो सेंसेशन है वो हमें किससे मिलता है, टंग से मिलता है। इस टेस्ट के सेंसेशन को हम क्या बोलते हैं, गस्टेशन। क्या बोलते हैं, गस्टेशन। नया वर्ड है, 5 बार बोलेंगे, गस्टेशन 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 गस्टेशन, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, इट इज अ मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती है जो हमें टेस्ट का एहसास दिलाती है। बहुत सारे टेस्ट बड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इट हैज टेस्ट बड्स ऑन इट। यहाँ पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बड्स, जो कि हमें गस्टेशन यानी कि टेस्ट को फील करने में मदद करते हैं। एंड लास्ट, इट हेल्प्स इन मास्टिकेशन ऑफ फूड। हमने अभी ही पढ़ा था कि जो टीथ थे वो भी मास्टिकेशन करवा रहे थे और जो टंग है वो भी मास्टिकेशन करवाएगी। मास्टिकेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ फूड एंड सलाइवा। कौन करवाता है, टीथ और टंग दोनों करवाते हैं। अब ये जो हमारा टंग है इसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं, तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे हमको क्या फील होता है, इधर हमको फील होता है स्वीट टेस्ट। जो भी मीठा मीठा टेस्ट आएगा ना वो हमको हमारी टिप से ही फील हो जाएगा। फिर ये साइड में जो ये वाले पोर्शन है ये वाला, इससे हमको मिलता है सॉल्ट टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट। फिर इसके बाद ये वाला और ये वाला जो हिस्सा है इससे हमें मिलता है सार टेस्ट। क्या मिलता है, सार टेस्ट। सार मतलब खट्टा, ओके। और ये जो लास्ट में हमें दिख रहा है इधर, इसको हम बोल देते हैं बिटर। बिटर मतलब कड़वा।
जगह हमारी टंग के बिल्कुल पीछे मतलब पोस्टीरियर साइड में हमें कड़वा सेंसेशन आता है। अब तुम लोग क्या करते हो कि मैडम आपने बोला यहाँ पे स्वीट है, तो हमने अपनी टंग पे आगे स्वीट रखा, शक्कर रखी, तो हमको मीठा सेंसेशन आ गया। लेकिन हमने पीछे रखा तो हमको वहां पे भी थोड़ा सा मीठा सेंसेशन आया। ये जो नमक है उसको हमने साइड में रखा तो हमको सॉल्ट सेंसेशन आया, लेकिन हमने और भी बहुत सारी जगह सॉल्ट स्प्रिंकल किया तो हमको नमकीन टेस्ट तो आया था। तो फिर हमने यहाँ पे ऐसा क्यों बाइफिकेट कर दिया है? वो इसीलिए बेटा जी क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वो वाले टेस्ट बड्स प्रेजेंट हैं जो हमें स्वीट टेस्ट का एहसास करवाते हैं। सब जगह होते हैं लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा सॉल्ट टेस्ट बड्स होते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा सार टेस्ट बड्स होते हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा बिटर टेस्ट बड्स होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ, सबसे ज्यादा वो जगह हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दी है। तो इसमें से एक टेस्ट तो मिसिंग है, वो तो आपने बताया नहीं मैडम। कौन सा? कौन सा? कौन सा? तीखा, स्पाइसी। तुम लोग खाते हो बड़े मजे से गोलगप्पे और आंखों से पानी आ रहा है, नाक बह रहा है, फिर भी और तीखा करो और खिला दो, बड़ा मजा आता है तीखा खाने में। क्यों? तो तीखे का जो टेस्ट बड है वो कहाँ होना चाहिए? कहीं नहीं होता। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमको स्पाइसी टेस्ट फील होता है, तीखा लगता है, वो क्यों होता है? जब भी हम कुछ तीखा खाते हैं उसकी वजह से हमारी टंग के ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं उनको पेन होता है और उनके पेन के सेंसेशन को ही हम क्या बोलते हैं? स्पाइसी या तीखापन। अब समझ में आया? एक्चुअली आपके टेस्ट बड्स उनको बहुत दर्द होता है और उस दर्द के ही सेंसेशन को हमें टंग पे क्या फील होता है? स्पाइसी टेस्ट फील होता है या तीखापन फील होता है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो एवरी टाइम whenever you eat golgappe or you eat something spicy and tasty, always keep in mind that you are hurting your taste buds. Okay, खत्म, लेक्चर खत्म। वेरी नाइस। तो अब हम कर लेते हैं टेस्टपलूजा, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है इस लेक्चर में। सबसे पहले, which part of the tooth is the hardest substance? सबसे कड़क होता है ह्यूमन बॉडी का, सबसे बाहर क्या है? क्या है? एनामल है। देखने से ही समझ में आ गया। एनामल के नीचे डेंटाइन होता है जो कम स्ट्रॉन्ग है। पल्प कैविटी तो बेचारी बहुत ही सॉफ्ट होती है। पल्प कैविटी के अंदर क्या तीन चीजें होती हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स। और सीमेंटम तो सिर्फ स्टिक करने के लिए होता है, इतना हार्ड नहीं होता। अगला देख लेते हैं बेटा। ओके, अगला सवाल। टूथ डीके बिगिंस व्हेन द pH in the mouth falls below। इसका मतलब दांतों का सड़ना चालू हो जाता है कब? जब pH in the mouth, माउथ का pH नॉर्मल कितना होता है? 6.8। जब नॉर्मल pH से कम pH हो जाता है, falls below, कितना कम हो जाता है, उसके बाद हमारे दांतों को सड़ने से कोई बचा नहीं सकता। 7 तो होता ही नहीं है, 7 तो न्यूट्रल है। हमारे माउथ का pH 6.8 है। 6.8 से कितना कम होगा तो हमारे दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाएगा? 6.5 नहीं, 6.5 भी नॉर्मल है। 6.5 के थोड़ा सा भी और नीचे अगर हो जाता है pH तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है 5.5। यस, नाउ दिस इज वरीसम। अगर 5.5 pH हो गया है और इससे थोड़ा सा भी कम हो गया है तो फिर जो बैक्टीरिया हमारे दांतों को खराब कर रहे हैं एसिड बना के, उस एसिड को हम न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। 4 तो बहुत कम हो जाता है। 4 से थोड़ा सा ज्यादा, वो सारी कंडीशंस में हमारे दांत खराब हो सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज 5.5। जब 5.5 से थोड़ा सा भी नीचे अगर आ जाता है pH हमारे सलाइवा का तो हमारे दांतों का टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, which of the following is not a function of the tongue? टंग का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, ये तो होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। नेक्स्ट, swallowing फूड, खाने को swallow करना, निगलना, ये भी टंग का फंक्शन होता है।
तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा है विच इज नॉट अ फंक्शन। स्पीकिंग में तो टंग सबसे ज्यादा काम आती है, तो स्पीकिंग भी इसका सही जवाब नहीं है। बचा सेक्रीटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? जो डाइजेशन में मदद करने वाले केमिकल्स होते हैं उन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं, जैसे कि जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। सो सेक्रीटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रीट करने का काम टंग का है नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेक्रीटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ टंग। सो दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ टंग। टंग कभी भी डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट नहीं करती है। अगला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन? कितने तरह के टीथ है आपको बता दो। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। हाउ मेनी? 4। ओके, आगे। Which part of the tooth contains nerves and blood vessels, arteries, veins? That has to be pulp cavity. ठीक है, एनामल हार्डेस्ट है, इसमें नहीं होता, डेंटाइन में नहीं होता, सीमेंटम में नहीं होता, पल्प कैविटी में होता है। Now, what is dental plaque? याद आया? वो सफेद सफेद दांत के ऊपर जो येलो येलो पैचेस हमने देखे थे ना, उसको बोलते हैं डेंटल प्लाक, जो बहुत हार्ड होता है। द हार्ड लेयर ऑफ बोन? नो, गलत। अ स्टिकी फिल्म ऑफ बैक्टीरिया ऑन टीथ। हाँ, ये सही लग रहा है, मगर सिर्फ बैक्टीरिया लिखा है यहाँ पे, फूड भी होना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं। अ पार्ट ऑफ द टंग, गलत, टंग का तो कोई पार्ट ही नहीं है। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ सलाइवा? नो, सलाइवा का कोई टाइप होता ही नहीं है। अ स्टिकी फिल्म ऑफ बैक्टीरिया ऑन टीथ इज पार्शियली करेक्ट, मगर इन सब में से सबसे सही जवाब कौन सा है? बी है। एकदम सही जवाब होता तो यहाँ क्या लिखा होता? अ स्टिकी फिल्म ऑफ बैक्टीरिया एंड फूड टुगेदर ऑन द टीथ। लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर भी अगर हमको मिल रहा है तो हमको उस पर टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। Which bacteria is mainly responsible for tooth decay? दो नाम हमने याद करे थे, पहले वो दोनों नाम बोलेंगे। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। क्लोस्ट्रीडियम नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर इसके बारे में हम 11th में जरूर पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बिल्कुल सही। इकोलाई? नो नो नो, इट्स अ वेरी गुड बैक्टीरिया। नेक्स्ट, सैल्मोनेला? नो, इससे हमको एक बीमारी होती है टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम। अभी वो हमको नहीं पढ़ना है, तो सही जवाब क्या था? देख लो एक बार बेटा, सही जवाब था आपका स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अगला, which type of teeth is used for tearing of food? साइड वाला, that is कैनाइन, जो कितना होता है? इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, टोटल 4 होते हैं। ओके, इंसिजर्स को बाइट करने के लिए काम आता है, प्रीमोलार्स और मोलार्स तो ग्राइंडिंग के लिए काम आते हैं, तो कैनाइन्स काय के लिए यूज होते हैं? फॉर टियरिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट, बिटर टेस्ट बड्स, कड़वा, बिटर, कड़वा कहाँ था? टंग के पीछे था। बिटर टेस्ट बड्स आर मेनली लोकेटेड ऑन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टिप ऑफ द टंग। ये टिप था, यहाँ पे क्या था? स्वीट था, तो ये तो गलत हो गया। साइड्स ऑफ द टंग, साइड्स में इधर तो सॉल्ट था, और इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या था? सार था, तो ये भी गलत हो गया। बैक ऑफ द टंग, हाँ, यहाँ पे कहीं पे इस तरह से प्रेजेंट था, बैक ऑफ द टंग, तो ये सही है। एंटायर टंग इक्वली, पूरी टंग में इक्वली सब जगह बिटर टेस्ट के टेस्ट बड्स प्रेजेंट हैं, गलत। सब जगह होते हैं, मगर सबसे ज्यादा यहाँ होते हैं, मगर इन्होंने क्या लिख दिया? इक्वली, तो इसलिए ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। What is the normal pH of saliva? कितनी बार हम इस लेक्चर में पढ़ चुके हैं? That is 6.8। देख लेते हैं 6.8 के करीब कौन है? हाईली एसिडिक? नो, हाईली एसिडिक नहीं है। न्यूट्रल,
6.87 लगभग बराबर है। तो अभी हम देखते हैं अगले ऑप्शंस भी पहले देख लेते हैं। अगर एग्जैक्टली 6.8 मिल गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। नेक्स्ट, स्लाइटली बेसिक 8.5, नो नो नो, इतना भी नहीं होता है। स्ट्रांगली बेसिक 10, एकदम गलत। तो सही जवाब क्या है आपका? बी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7, मतलब 6.8 के बहुत करीब। अगला, टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमंस इज 12, नो। 32, नहीं, ये तो परमानेंट होते हैं। 10, नहीं। 20, हाँ। कैसे? जोड़ के बता दो। जो इंसिजर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 8। फिर जो कैनाइन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4। प्रीमोलार्स कितने होते हैं? 0। मोलार्स कितने होते हैं? ये गलत लिख दिया मैंने। नहीं नहीं, सही लिखा, एकदम सही लिखा। मैं गलत करूंगी क्या? अब मोलार्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8। तो 8, 4, 8 कितने हो गए? ये मिल्क टीथ के 20। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेंटल कैरीज कॉजेज, डेंटल कैरीज दांतों का सड़ना, उससे क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ गम्स, हाँ हाँ, इन्फेक्शन भी होता है, इन्फ्लेमेशन भी होता है, ये सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, हाँ, इन्फ्लेमेशन भी होता है, ठीक है। डीमिनरलाइजेशन ऑफ गम्स, हमारे गम्स का डीमिनरलाइजेशन होता है, हमारे गम्स में से मिनरल्स निकल जाते हैं, ये तो एकदम ही गलत है। ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनामल एंड डेंटाइन, दिस इज एग्जैक्ट आंसर। धीरे धीरे हमारे एनामल्स और डेंटाइन जो होते हैं वो सॉफ्ट होने लगते हैं। अब ये दोनों जो है ये बाद की कंडीशन है, जब हमारा टूथ डीके हो जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद में जो हमारे गम्स है उनमें भी फिर इन्फ्लेमेशन आएगा, फिर उनमें भी इन्फेक्शन होगा, मतलब ये टूथ डीके के बाद वाली बात है। मगर जो टूथ डीके है सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करवाएगा? धीरे धीरे एनामल और डेंटाइन को सॉफ्ट करेगा, उनको डीमिनरलाइज करवाएगा पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये लेक्चर इज ओवर। अब हम देख लेते हैं अगले लेक्चर में हमको क्या देखना है। मैकेनिज्म ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। फाइनली अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आने वाले कि ह्यूमन बीइंग्स का होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्योंकि अब हम लोगों ने पूरी पढ़ाई कर ली है, हमने ये जान लिया है माउथ से लेके एनस तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के नाम भी पता है, उनके फंक्शंस भी पता है, टीथ भी पता है, टंग भी पता है, सब कुछ पता है। अगले लेक्चर से हम होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, उसकी 5 स्टेप्स देखेंगे। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। अब ये पूरे के पूरे एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो हमने अगले लेक्चर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और फिर हमको मिलेगा छुपा रुस्तम डोज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड फाइनली लास्ट में टेस्टिपलूजा। टिल देन बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू।